अमेरिका के एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसकी कहानी सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। यह कहानी है जॉन एडवर्ड जोनेस की, जिसके मजाक में लिए गए एक डिसीजन उसके लिए नाइटमेयर बन जाती है, जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। और ये उसकी जिंदगी की आखिरी गलती होती है। 24 नवंबर 2009 को जब जॉन एडवर्ड अपने वाइफ के साथ अपने घर आता है अपने परिवार से मिलने के लिए, उसके आने की खुशी में परिवार वाले पार्टी रखते हैं और कुछ यादगार मेमोरी बनाने के लिए प्लान करते हैं। प्लान यह होता है कि नट्टी पट्टी केव को एक्सप्लोर करने जाएंगे, जो ऊटा शहर में है, सॉल्ट लेक सिटी के पास। यह वही जगह है जहां करीब 6 साल पहले एरन रोल्सन की हाथ एक चट्टान से अटक गई थी और उसे वहां 5 दिन तक अटके हुए रहना पड़ा था। आखिरकार उसे बाहर निकालने के लिए अपने खुद की ही हाथ को काटना पड़ा था। और यह ऊटा की वही जगह है जहां दूर दूर से लोग घूमने आया करते हैं। एक साल में करीब 25,000 लोग इस जगह को एक्सप्लोर करते हैं। एनीवे, जॉन का उम्र 25 साल था और रिसेंटली उसकी शादी हुई थी। इसके एक बच्चे थे और उसकी वाइफ दूसरे बच्चे से प्रेग्नेंट थी। और जॉन एडवर्ड अभी यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया का मेडिकल स्टूडेंट था, जहां वो पोडियोकार्ट्रिक कार्डियोलॉजी की पढ़ाई कर रहा था। इसी के चलते घर वाले की प्लान होती है कि 24 नवंबर की रात 8 बजे नट्टी पट्टी केव को एक्सप्लोर करने जाएंगे और कुछ घंटों बाद वापस लौटकर आएंगे। लेकिन वहां जो होने वाली थी कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था। जॉन एडवर्ड जोनेस को थोड़ा बहुत केविंग की एक्सपीरियंस थी, क्योंकि उसे अपने छोटे भाई के साथ बचपन में केविंग किया करता था। जनरली नट्टी पट्टी केव के बिगनर केवर के लिए सूटेबल माना जाता है और एक्सट्रीमली इसी के लिए पॉपुलर भी है। जिसे केविंग की एक्सपीरियंस नहीं होती वो भी इस केव को आराम से एक्सप्लोर कर सकता है बिना डरे हुए। लेकिन इस केव में ऐसा एक सेक्शन है जो कि काफ़ी चैलेंजिंग है, जिसे बर्थ कनाल कहते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा नैरो और टाइट है, जिसकी वजह से वहाँ एक्सपीरियंस केवर भी अपने बॉडी को खींच करके केवर से निकाल नहीं पाते, जिसमें शोल्डर वहाँ फंस जाया करते हैं और जितना भी कोशिश कर ले नहीं निकलती और उसे निकालने के लिए रेस्क्यू टीम की जरूरत पड़ती है। इसी वजह से इस केव को कई सालों पहले बंद भी कर दिया गया था और ये नट्टी पट्टी केव को मार्च 2009 में ही रीओपन हुई थी, कुछ नए रूल्स के साथ। रूल्स यह था कि केवर के अंदर जाने से 21 दिन पहले वहाँ के अथॉरिटी से परमिट लेनी होगी और केवर के हर एक ग्रुप में 2 एक्सपीरियंस केवर होना जरूरी है। जॉन और उसका 13 साल का छोटा भाई जॉस दोनों एक्सपीरियंस केवर थे, तो इसे अंदर जाने की परमिट मिल जाती है और सभी घर वाले मिलकर नट्टी पट्टी केव के एंट्रेंस पर पहुंचते हैं, जिसकी साइज सिर्फ 30 इंच ही थी। और वह सभी 24 नवंबर की रात 8 बजे केव में घुसते हैं। पूरा ग्रुप केव में एंटर होती है तो पहले 1 घंटे तक सब कुछ ठीक चलता है और सभी लोग कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ रहे होते हैं। लेकिन सिर्फ जॉन और जॉस और उसके 2 दोस्त बिग स्लाइड की जगह पर रुक जाते हैं और आपस में एक मैप देखकर डिसाइड करते हैं कि वो इस मैप के सबसे चैलेंजिंग बर्थ कनाल को विजिट करेंगे, जो कि इस केव के सबसे डीपर सेक्शन में है। ये इतना टाइट है कि सिर्फ कुछ ही लोग इस केव को क्रॉस कर पाते हैं और यह माना जाता है कि यहाँ एक लॉन्ग टाइट पैसेज है और अगर इसे क्रॉस कर पाए तो एंड में एक लंबा टाइट पैसेज आएगी और अगर इसे भी क्रॉस कर पाए तो एंड में एक छोटी सी रूम मिलेगी जहां आपको टर्न होने का मौका मिलेगा और फिर वहां से आप टर्न होके वापस आ सकते हो। हालांकि ये इतना टाइट है कि इसमें एक एक्सपीरियंस केवर को भी घुटन होने लगती है और वो पैनिक हो जाते हैं। जॉन और उसका छोटा भाई जॉस जो उसके पीछे आ रहा था, उन्हें बर्थ कनाल मिल जाती है और दोनों बर्थ कनाल के अंदर घुस जाते हैं। लेकिन इसमें गलती यह होती है कि जॉन और जॉस जिस रूट में घुसे थे वो बर्थ कनाल की रूट थी ही नहीं। जॉन और जॉस एक्चुअली में गलत रूट में घुस चुके थे, जिसके बारे में इन्हें कोई आइडिया नहीं थी। जॉन 15 फीट आगे मूव करता है। इसी बीच कई सारे चट्टानें भी आती है। हालांकि जॉन हेल्दी था, अपने प्राइम टाइम में था, तो वह अपने बॉडी को डिफरेंट ओरिएंटेशन में मूव कर सकता था। अपने शोल्डर, अपने कमर और अपने पैरों को प्रॉपर डायरेक्शन में फोल्ड करके वो आगे मूव करता है। और जॉन अब कॉर्क क्रू के रूट में आ चुका था। जिस तरह से जॉन आगे बढ़ रहा था, पैसेज भी टाइट होते जा रही थी और जॉन वापस भी नहीं मुड़ सकता था, क्योंकि वो पैसेज एक्चुअली में बहुत ही ज़्यादा टाइट थी। इसे लग रहा था कि वो बर्थ कनाल में है और इसके अकॉर्डिंग जैसे तैसे इसे पता था कि एंडिंग में एक स्मॉल रूट आएगी और वह टर्न होने का मौका मिलेगा। इसलिए वो आगे बढ़ता जाता है और यही जगह है जहाँ कंडीशन और भी बिगड़ जाती है। और अब तक वो कॉर्क क्रू के एरिया में आ चुका था।
इस कार का क्रू एरिया को क्रॉस करने के लिए केवर को बहुत छोटे और सिर्फ कुछ ही लोग अपनी स्किल की मदद से आगे बढ़ पाते हैं और वहां से केवर को 990 डिग्री बेंड होना पड़ता है। लेफ्ट की साइड अब तक जॉन इस स्मॉल एरिया से टर्न हो चुके थे और इसके बाद वो मोस्ट डिफिकल्ट सेक्शन में पहुंच जाते हैं। 5 साल पहले एक 16 साल का लड़का ब्राक क्लार्क यही कार की स्क्रू सेक्शन में अटक गया था, जिसके हाइट सिर्फ 5 फुट 7 इंच थी और उसका वेट 63 किलो था और उसे रेस्क्यू करने के लिए 14 घंटे लगे थे। जॉन भी यही एग्जैक्ट स्पॉट पर था, जबकि इसका हाइट 6 फीट था और वेट 90 केजी था। यहाँ पर इसके अपने बॉडी को टर्न करके वापस लौटने का कोई ऑप्शन नहीं था। इतनी कॉम्पैक्ट स्पेस की वजह से वो ना चाहते हुए भी लेज एरिया की तरफ आगे बढ़ता है। हालांकि ये एरिया इतनी टाइट थी कि जॉन को लग रहा था कि ये बर्थ कनाल की सबसे टाइट जगह है, मतलब कि आगे एक बिगर स्पेस आएगी और वहां से टर्न होने का मौका मिलेगा। जॉन को एग्जैक्ट पता नहीं था कि वो कौन से जगह पर पहुंच चुका है, जहां आज तक किसी ने भी क्रॉस नहीं किया था और वो एक नई जगह पर था। एक्सट्रीमली टाइट और अनकंफर्टेबल पोजीशन होने के बावजूद भी जॉन कूल होने की कोशिश कर रहा था। उसे उम्मीद थी कि आगे कोई एक ओपनिंग मिलेगी और फिर वह तभी स्पीड से नीचे गिरने लगता है और खुद को अपने हाथों से पकड़कर जोर से चिल्लाता है। अपने भाई की ओर चिल्लाते हुए कहता है, तुम इधर मत आओ, मुझे फॉलो मत करो। जॉन ऐसा कहते हुए अपने कंधे के सहारे आगे बढ़ते जाता है। बाहर निकलने के लिए जॉन को अपने हैंड लैंप से एक होल दिखाई देती है। उसे दिखाई देती है कि एक होल है जो शायद उसके अंदर बड़ा स्पेस हो सकता है और जॉन के अंदर एक उम्मीद जागती है, लेकिन यह जॉन की जिंदगी की सबसे बड़ी और आखिरी गलती थी। वो आगे बढ़ता है और अपने सर को उस होल में डालता है और एग्जैक्टली वो जिस टनल में जा रहा था वो अननोन थी और अब वो पहुंच चुका था एक टाइट स्पेस एरिया में। और जैसा कि उसने सोचा था कि आगे ओपनिंग मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है और ये जगह पूरे केव का एंडिंग था, जो कि बहुत ही खतरनाक था और वो कम्प्लीटली डाउन पोजीशन में था। उसने बहुत कोशिश की पर कुछ भी मूवमेंट नहीं कर पा रहा था। पैर ऊपर और 70 डिग्री एंगल में मुड़ा हुआ था। उस इंसान ने अपने आप को इधर उधर बहुत मूव करने की कोशिश करता रहा पर कुछ भी नहीं हुआ। उसका एक हाथ चेस्ट की ओर मुड़ा हुआ था और दीवार के सहारे खुद को पुश करने की कोशिश करता है। तब इसे जल्द ही रियलाइज हो जाता है कि इसके सारे मेहनत के बावजूद भी वो मूव नहीं कर सकता था और उसका पैर भी ऊपर की ओर से टाइटली फंसा हुआ था। तभी अपने भाई जॉस को जोर से आवाज लगाता है, जबकि जॉस उसके पीछे ही था कार का स्क्रू पाथ पर। लेकिन तभी अपने भाई की तरह इस एरिया से क्रॉस नहीं करता, अपने पैर को आगे करता है और अपने पीठ को पीछे करता है ताकि वो आगे जाने के बाद वापस भी आ सके। जॉन कंटिन्यू आवाज लगा रहा था। जॉस जब उस जगह पर पहुंचता है और देखता है कि वो एक होल में घुसा है और पूरी तरह से फंस चुका है। जॉस को होल के अलावा जॉन के पैर ही दिखाई दे रहा था। जॉस अपने पैर के सहारे उसे खींचने की कोशिश करता है पर वापस से सेम पोजीशन में जाकर रुक जाता है। बार बार ऐसा करने से कुछ नहीं हो पा रहा था। इसी तरह दोनों परेशान हो जाते हैं। तभी जॉस को समझ आ जाता है कि यहाँ पर प्रोफेशनल रेस्क्यू टीम की जरूरत पड़ेगी। तभी डिसाइड होता है कि जॉस जाएगा बाहर रेस्क्यू टीम की मदद लेने के लिए। तब जॉन धीरे धीरे सांस लेने की कोशिश करेगा क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी था। जॉस केव के बाहर आया और इसके बारे में सभी को जानकारी दी और रेस्क्यू टीम को बुलाया जाता है। यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि जॉन अपसाइड डाउन पोजीशन में था। रेस्क्यू के डॉक्टर का कहना था कि अपसाइड डाउन पोजीशन में रहने से सिर्फ 8 घंटे तक ही जिंदा रहा जा सकता है और इसके शरीर के सारे ऑर्गन्स फेल होना शुरू हो जाएगा। जॉन को बाहर निकालने के लिए एक फीमेल रेस्क्यूअर की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम सूसी था। सूसी अपने पैरों पर रस्सी बांधकर अंदर जाती है ताकि अंदर जाकर अटक ना जाए। इसकी हाइट सिर्फ 5.3 थी। इसकी वजह से सूसी को क्रॉस करने में और भी आसानी हो जाती है और रात को 12:30 बजे जॉन से मिलती है। अब तक वहां फंसे हुए 3 घंटे हो चुके थे। सूसी जॉन से बात करती है, उसे अपने हाल के बारे में पूछती है। सूसी देखकर समझ जाती है कि जितनी बुरी दिख रही है ये उससे भी ज़्यादा बुरी है। सूसी रस्सी से जॉन के पैरों को बांधती है और खींचने की कोशिश करती है, लेकिन रोब में फ्रिक्शन ज़्यादा थी इसलिए रस्सी को खींच नहीं पाती। उसने वो सब कुछ करके देख ली जितना वो कर पाई। आखिरकार इतने मशक्कत के बावजूद भी कुछ नहीं हो पा रहा था और सूसी भी वहां से बाहर निकल जाती है। बाहर सभी रेस्क्यूअर मिलकर प्लान बनाते हैं। प्लान ये होता है कि वहां पर एक
पुल्ली सिस्टम इंस्टॉल किया जाएगा ताकि जॉन को वहां से ऊपर खींचने में आसानी होगी। केव के अंदर सिर्फ एक व्यक्ति जा सकता है जिसकी हाइट छोटा और फ्लेक्सिबल हो ताकि वो केव के अंदर अच्छे से क्रॉस कर पाए। एक पुल्ली सिस्टम लगाने में घंटों तक का टाइम लग रहा था। इसी दौरान जॉन को रिलैक्स रहने के लिए कहा जा रहा था। अब तक जॉन को वहां अटके हुए 12 घंटे हो गए थे। जॉन होल पर पूरी रात सिर नीचे करे हुए गुजारता है। उसकी शरीर की ब्लड सर्कुलेशन में गड़बड़ी होने लग रही थी और उसकी सांसें धीरे धीरे रुकने लगी थी क्योंकि वहां ऑक्सीजन की कमी थी और जॉन का पैर काम करना बंद हो रहा था और वहां पर रेस्क्यू ड्रिल करते हुए परेशान हो रहे थे। लेकिन वो जब चाहे बाहर आ सकते थे, लेकिन जॉन की किस्मत में ये नहीं था। और अब इतना टाइम बीतने के बाद जॉन के पास एक टेलीकॉम सिस्टम लगाया जाता है और इसकी मदद से जॉन की वाइफ को दिलासा दिलाता है कि मैं जल्दी ही यहाँ से बाहर निकलूंगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब तक शाम के 4 बज चुका था और जॉन को वहाँ फंसे हुए 18 घंटे हो चुके थे। एक रेस्क्यूअर का नाम रियान था और वहाँ पुल्ली सिस्टम लगाने के बाद केव में घुसता है और जॉन के पास पहुँचता है और उसकी हालचाल पूछता है और रस्सी से उसके पैर को खींचने लगता है। लेकिन जॉन के पैर को बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था और वो दोनों कुछ टाइम के लिए रुक जाते हैं और फिर थोड़ी देर बाद दोबारा कोशिश करते हैं। उसका पैर अब पुल्ली सिस्टम के ऊपर आ गया था। जॉन उससे आई कांटेक्ट कर सकता था और फिर रियान जॉन को एक ट्यूब में एनर्जी ड्रिंक देता है। अब तक के 19 घंटे हो चुके थे और काफ़ी एफर्ट लगाने के बाद भी काम स्लोली हो रहा था, लेकिन अब भी उसे निकालना काफ़ी मुश्किल था। रियान अब डिसाइड करता है कि अब वो जॉन के पैर को तोड़ देगा, लेकिन और एक मुसीबत सामने खड़ी हो जाती है। जॉन के पैर के ऊपर ड्रिल किया गया उखड़ जाता है और सीधा जाकर रियान के सिर पर लग जाता है, जिससे रियान अनकॉन्शियस हो जाता है और जॉन आधा ऊपर उठ चुका था वापस जाकर सेम पोजीशन में चला जाता है। जॉन का कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। जब रियान को होश आता है तब केव से बाहर निकल जाता है और उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। अब जॉन को रेस्क्यू करने के लिए उसके फादर डेव ले लेते हैं। तभी पुल्ली सिस्टम को इंस्टॉल करने में 1 घंटे और चले जाते हैं। डेव रस्सी से उसके पैर को बांधने की कोशिश करते हैं, लेकिन डेव वहां जितने टाइम भी रहते हैं वहां जॉन की कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रही थी। डेव भी वहां 15 मिनट तक अटके हुए होते हैं और काफ़ी मशक्कत करने के बाद थक हार कर वापस बाहर निकल आते हैं। उसके बाद एक रैंडम रेस्क्यूअर फिर अंदर जाता है और टेलीकॉम सिस्टम लगाने के बाद उसके फैमिली वालों से बात कराया जाता है, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आ रही थी। 15 मिनट पहले जॉन के सांस लेने की आवाज़ आ रही थी, लेकिन अब वो भी नहीं आ रहे थे। रेस्क्यू टीम ग्रुप बनाकर डिसाइड करते हैं कि एक मेडिकल प्रोफेशनल बुलाया जाए जिससे कंफर्म हो जाएगा, और बिल्कुल ऐसा ही होता है। मेडिकल प्रोफेशनल कंफर्म कर देते हैं कि जॉन मर चुका है। 25 नवंबर की रात 11:56 पर 2009 को जॉन एडवर्ड जोनेस मर चुके हैं। रेस्क्यू टीम ने 27 घंटे लगातार कोशिश करते रहे जॉन को बाहर निकालने के लिए, लेकिन अपसाइड डाउन पोजीशन होने के कारण उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद उस केव को परमानेंटली कंक्रीट से सील कर दी जाती है। अब उसकी बॉडी हमेशा के लिए वहीं दफन रह गई। उसके फैमिली वाले जॉन के याद में एक फ्लैग लगाते हैं